नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्रोनॉमी, जो कि डीएचओ, पीजीटी और ऑप्शनल में भी जो है काम आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर फसल उत्पादन के भूमि पर जितने कार्य किए जाते हैं उसे कृषि कहते हैं। इसके विशिष्ट ज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी लैटिन भाषा के एग्रोनॉमस से लिया गया है, जिसका अर्थ है भूमि प्रबंध। एग्रो मतलब फील्ड, नॉमस टू मैनेज मतलब प्रबंधन करना। ठीक है। आजकल एग्रोनॉमी को निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। भूमि का अच्छे प्रकार से प्रबंध करके ऊपर वैज्ञानिक ढंग से फसलों को उगाना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। सस्य विज्ञान का क्षेत्र स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। भारत में मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति फसलों के द्वारा की जाती है। भारत में जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति एक समस्या है। इस समस्या का समाधान दो ही तरीक़ों से किया जा सकता है। या तो जो है प्रति इकाई जो भूमि है उसमें जो है उत्पादन को बढ़ाया जाए, और या तो जो है भूमि को बढ़ाया जाए। तो भूमि का कोई जो है रबड़ तो है नहीं कि ऐसे इसको जो है इधर उधर से खींचे और भूमि बढ़ गई। भूमि जो है एक निश्चित है जिसको बढ़ाना संभव नहीं है। तो ये जो है काम तो असंभव है। तो पहला खेती के लिए भूमि बढ़ाई जाए जिससे उत्पादन बढ़ सके। तो ये तरीका तो जो है फेल हो जाएगा कि जो है भूमि बढ़ाई जाए खेती के लिए, ये संभव ही नहीं है। प्रति इकाई क्षेत्र में सघन कृषि क्रियाओं के द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाए, ये चीज़ हम बता ही चुके। भारत में सिंचाई, उर्वरकों, फसल सुरक्षा तथा कृषि तकनीक ज्ञान कम है। जो हमारे यहाँ किसान हैं उनके पास जो है कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। वो मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा होते नहीं हैं। तो इस वजह से भी जो है फसल उत्पादन में काफ़ी जो है मतलब जो पर यूनिट प्रोडक्शन है उसमें जो है दिक्कत आती है किसानों के ना पढ़े लिखे होने की वजह से, और उनको जो है टेक्निकल जो है नॉलेज जो भी है वो इनको नहीं होती है। तो अगर जो पर यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसमें फिर तो या तो साइंटिस्ट लोग जो है आएंगे, वो बढ़ा सकते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वो जब ये सब काम करेंगे तभी जो है ये चीज़ संभव है। ठीक है। भारत में फसलों का उत्पादन विदेशों की अपेक्षाकृत कई गुना कम है। फसल की उपज पर विभिन्न कारकों जैसे जलवायु, मृदा, फसल की जातियाँ, खेत की तैयारी, बुआई का समय, तरीका, खाद व सिंचाई की मात्रा व खरपतवार, बीमारी, रोग, कटाई, मड़ाई आदि का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार सब कारकों को ठीक करके हम उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। ये सब कार्य सस्य वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं फसल तथा फसलों का वर्गीकरण। फसल क्या है? आर्थिक उद्देश्यों से लगाए गए पौधों के समूह को फसल कहते हैं। फसलों का वर्गीकरण पौधों के जीवन चक्र के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं: एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, मतलब 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय।
एक वर्षीय क्या है, यह अपना जीवन चक्र वर्ष के अंदर पूरा कर लेते हैं, जैसे गेहूँ, चना, जौ, सोयाबीन और सूरजमुखी। बाइनियल द्विवर्षीय, यह पहले वर्ष में वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करते हैं, जैसे चुकंदर। फिर लास्ट है पेरिनियल बहुवर्षीय, इस वर्ग के पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे लूसर्न, नेपियर ग्रास और गन्ना। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋतुओं के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। इस वर्ग के फसलों को बोते समय अधिक तापक्रम तथा आर्द्रता व पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसे मक्का, बाजरा, मूंगफली, धान। इस समय यही जो है सीजन चल रहा है, बहुत जो लोगों के यहाँ लग चुका होगा, बहुत लोगों के यहाँ लगना बाकी होगा। तो ये जो है खरीफ की फसल है। फिर नेक्स्ट है रबी की फसलें। इस वर्ग की फसलों को बोते समय अपेक्षाकृत कम तापक्रम तथा पकते समय अधिक तापक्रम व शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर इत्यादि। ठीक है, जायद की फसलें। इस वर्ग की फसलों में तेज हवा या धूप सहन करने की क्षमता होती है। वायुमंडल में अधिक आर्द्रता तथा वर्षा इनके लिए हानिकारक होती है, जैसे ककड़ी, खरबूजा। भूमि की उपयुक्तता के आधार पर हल्की भूमि की फसलें, भारी भूमि की फसलें और मध्यम भूमि की फसलें। हल्की भूमि की फसलें, इस वर्ग की फसलें हल्की भूमि में अच्छी वृद्धि करती हैं, जैसे बाजरा, मूंग, ककड़ी, खरबूजा, मूंगफली। मूंगफली के लिए क्या है कि मान लो जितनी जो है भुरभुरी मिट्टी थोड़ी होगी, मतलब बलुई मिट्टी होगी, वो जो है इसमें काफ़ी जो है बेनिफिशियल होते, उत्पादन इसका जो है उसमें बढ़ जाता है। भारी भूमि की फसलें, इस वर्ग की फसलें भारी मृदा में अधिक उत्पादन देती हैं, जैसे कपास और धान। कपास के लिए कौन सी सॉइल जो है उपयुक्त होती है, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यम भूमि की फसलें। ज़्यादातर सब्जियां जो है मध्यम भूमि में अच्छी उपज देती हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर अनाज की फसलें, जैसे गेहूँ, जौ और धान। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, मड़ुआ, काकून। दलहनी फसलें चना, मूंग, मटर, मसूर, सोयाबीन, अरहर। चारे की फसलें, इसमें बस एग्जाम्पल ही जो है देखना है कि कौन कौन से क्या हैं आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर। ठीक है, बरसीम, ज्वार, लोबिया, लूसर्न, नेपियर ग्रास। फिर रेशे की फसलें कपास, जूट, सनई, फ्लैक्स। चीनी देने वाली फसलें चुकंदर और गन्ना। तिलहनी फसलें सरसों, मूंगफली, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी। नेक्स्ट है उत्तेजक तथा औषधि फसलें चाय, पुदीना, अदरक। जड़ कंद वाली फसलें आलू, मूली, गाजर, शलजम। फिर लास्ट है मसाले वाली फसलें, इसमें मिर्च आ जाएगा, जीरा, सौंफ भी इसी में, धनिया, मेथी, अजवाइन। फसलों के विशेष उपयोगी आधार पर हरी खाद की फसलें भूमि संरक्षित फसलें। हरी खाद की फसलें, जिन फसलों में हरी खाद प्रयोग की जाती है वह इस वर्ग में आती हैं, जैसे सनई, ढैंचा, लोबिया, नील, मक्का, बाजरा, सेजी, जो जाड़े में उगाई जाती है। भूमि संरक्षित फसलें, मृदा को कटाव से बचाने के लिए भूमि पर फैलने वाली फसलें बोई जाती हैं, जो भूमि संरक्षित फसलें कहलाती हैं, जैसे मूंग, मूंगफली, उर्द, बरसीम। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्वर्ती फसलें, कभी कभी भूमि श्रम के सदुपयोग के लिए 2 मुख्य फसलों के बीच के समय में कोई अल्पकालिक फसल ले लेते हैं, जैसे उर्द ले लिए, मूंग ले लिए, सांवा ले लिए।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंडिकेटर क्रॉप्स, मतलब सूचक फसलें। वे फसलें जो पोषक प्रदेशों की भूमि में कमी होने पर तुरंत अपने ऊपर कमी के लक्षण जो है प्रकट करने लगते हैं। मक्का और फूल गोभी। नेक्स्ट है कैश क्रॉप, नकदी फसलें। इन फसलों को बड़े खेत में या तुरंत बेचने पर किसान को धन मिलता है, जैसे आलू और मक्का है। फिर ट्रैप क्रॉप्स, कीट आकर्षक फसलें। मुख्य फसल को कीड़े से बचाने के लिए अन्य फसल को मुख्य फसल के चारों ओर लगाते हैं, जिससे कीट जो है उसी में फंस जाते हैं या जो है चले जाते हैं। कपास के चारों ओर भिंडी की खेती करना। फिर वानस्पतिक वर्गीकरण देख लेते हैं। ग्रैमनी, लेग्यूमिनेसी, क्रूसिफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी, टिलियेसी, यूफोर्बिएसी, कंपोजिटी, चिनोपोडिएसी और लिलिएसी। तो इसके जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन से कुल में कौन सी जो है फसलें आती हैं। ग्रैमनी में गेहूँ, जौ, धान, गन्ना, बाजरा और मक्का, ज्वार, कोदो, सावा। फिर लेग्यूमिनेसी, मटर, चना, मूंग, उर्द, अरहर, सनई, लोबिया, मसूर और सोयाबीन। फिर नेक्स्ट है क्रूसिफेरी, सरसों, राई, तारामीरा। मालवेसी, कपास, पटसन, गुड़हल और भिंडी। फिर सोलेनेसी में आलू, तंबाकू, धतूरा, बैगन, टमाटर और मिर्च। फिर टिलियेसी में जूट आता है। यूफोर्बिएसी में अंडी, हजारदाना और दुधी। फिर कंपोजिटी में सूरजमुखी, गेंदा और वाइसुरी। फिर चिनोपोडिएसी, चुकंदर और बधुआ। यहाँ पे जो है बथुआ है, ये बथुआ, ठीक है। और लिलिएसी में प्याज, लहसुन और प्याजी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो फोटो पीरियड के आधार पे है। कम अवधि का प्रकाश चाहने वाले पौधे। इस वर्ग के पौधे फूल तथा फल बनाने के समय कम अवधि का प्रकाश अर्थात छोटे दिन चाहते हैं। यदि इनको इच्छित प्रकार से अधिक प्रकाश दे दिया जाए तो इनमें फूल बनकर वानस्पतिक वृद्धि होती है, जैसे धान, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन। आगे देखते हैं लॉन्ग डे प्लांट, अधिक प्रकाश वाली फसलें। इन पौधों में फूल फल बनने की क्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक अवधि के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, जौ और मटर। जैसे लगभग कब मार्च में काटे जाते हैं गेहूँ, मार्च या मतलब मार्च से कटना स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल तक के कटता रहता है ये, ठीक है। तो उस समय तो मतलब पर्याप्त धूप होने लगती है। प्रकाश निष्प्रभावी पौधे या डे न्यूट्रल प्लांट। इस वर्ग के पौधों को फूलने व फलने की क्रिया पर प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें पुष्पन अल्प व दीर्घदीप्त काल दोनों ही दशाओं में होता है, जैसे कपास, सूरजमुखी और टमाटर। कृषि महत्व का वर्गीकरण। बीज के आकार पर। बड़े बीज के आकार वाली फसलें जैसे मटर, लोबिया और आलू। मध्यम आकार के बीज वाली गेहूँ, जौ और जई। लघु आकार में सरसों, बरसीम और तंबाकू आता है। जड़ों की गहराई के आधार पर गहरी जड़ वाली फसलें कपास हो जाएगी, अरहर और ज्वार। उथली जड़ वाली फसलें गेहूँ, मक्का, जौ और जई। आगे बढ़ते हैं। जल की आवश्यकता के आधार पर सूखा सहन करने वाली ज्वार, अंडी, बाजरा और सावा। कम सिंचाई वाली फसलें गेहूँ, मक्का, जई। अधिक सिंचाई वाली फसलें गन्ना, आलू, सब्जियां। अधिक पानी सहन करने वाली फसलें धान और जूट। एक जो है कहा जाता है धान, पान और केला, ये जो है तीनों ये पानी के चेला।
ठीक है। तो ये भैया बहुत पानी मांगती हैं, मतलब रोज़ इनको पिलाते रहो अगर जो 20-20 लीटर 25-25 लीटर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मृदा बनावट के आधार पर मटियार भूमि की फसलें जैसे धान, गन्ना, कपास। दोमट भूमि की फसलें, इसमें जो है सभी फसलें उग सकती हैं। दोमट बलुअर फसलें आलू और मूली। रेतीली भूमियों की फसलें खरबूजा, तरबूज, ककड़ी और लौकी। पीएच के आधार पर ऊसर भूमि की फसलें जैसे धान, जौ, बरसी, मटर, ढैंचा। अम्लीय भूमि की फसलें बकव्हीट, राई, आलू। मृदा कटाव के आधार पर मृदा कटाव रोकने वाली फसलें मूंग, लोबिया और मूंगफली। मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें जैसे मक्का और अंडी। फिर देख लेते हैं मेथड्स ऑफ क्रॉपिंग। मेथड्स ऑफ क्रॉपिंग, ठीक है। खेती की विधियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटेंसिव क्रॉपिंग। मिलवा खेती और सघन खेती। मिक्स्ड क्रॉपिंग देख लेते हैं। एक खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसल उगाना मिलवा फसलों की खेती कहलाती है। इस खेती में बीज मिश्रण प्रायः 3 विधि से बोए जाते हैं। पंक्ति में बुआई, ये पंक्ति में बुआई हो गई। छिटकवा विधि, जैसे ये पूरा प्लाट है तो उठा कहीं ऐसे मतलब जो है हाथ से छिटका दिए, कहीं कहीं गिरा जो है, बस ऐसे ये जो है होता है। विभिन्न फसलों की अलग अलग पंक्तियों में बुआई, जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है तो इसमें जो है क्यारियाँ बना के उसके बाद 2 क्यारी दूसरी फसल की बोई, 1 क्यारी दूसरी फसल की, फिर जो है 2 क्यारी ऐसे, मतलब जो है मान लीजिए कि ये 2 सरसों बो रहे हैं, 1 गेहूँ बो दिए, ये जो है ऐसे होता है। सस्य मिश्रण की श्रेणियाँ या वर्गीकरण। मिश्रित सस्यें, मिक्स्ड क्रॉप, इस समुदाय के मिश्रण की फसलों की बुआई एक साथ बीज को मिलाकर पंक्तियों में अथवा छिटकावा की जाती है। मिश्रण की फसलों के पकने और काटने का समय या तो एक साथ जैसे गेहूं और चना, या गेहूं और जौ, या अलग अलग जैसे अरहर और ज्वार हो सकता है। आगे देखते हैं भैया, कंपेनियन क्रॉप या सहचर फसलें। इस श्रेणी के मिश्रण के बीज आपस में नहीं मिलाए जाते हैं बल्कि अलग अलग पंक्तियों में बोए जाते हैं। सरसों की 2 पंक्तियों के बीच गेहूं की तथा अरहर की 2 पंक्तियों के बीच मूंगफली की पंक्तियां बोना। फिर गार्ड क्रॉप आ जाती है, रक्षक सस्यें या रक्षक फसलें। इसमें मुख्य फसल बीज में बोई जाती है तथा इनकी रक्षार्थ हेतु गौड़ फसल बोई जाती है, जिसे रक्षक फसल कहते हैं। जैसे गन्ना के खेत के चारों ओर पटसन लगा देना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं देहात में, पटुआ, ठीक है। फिर सहायक सस्यें, आगुमेंटिंग क्रॉप। इस श्रेणी के मिश्रण में मुख्य फसल की कम उपज की सहायता देने के लिए गौड़ फसल बोई जाती है। जैसे बरसीम के साथ जापानी राई का उगाना, यहाँ जापानी राई सहायक फसल है। फिर सघन खेती। सघन खेती से हमारा अभिप्राय अपनी भूमि की उत्पादन क्षमता का प्रति इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्र का अधिकतम उपयोग करना है। मतलब एकदम जो कोना वोना ये होता जो छूट जाता है, इसमें भी जो है अपना फसल वसल उगा लिया जाए, कुछ जो है जो होने लायक होती हैं इसमें जो है, ठीक है। तो इसके प्रति इकाई क्षेत्र भी जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया है। यह तभी संभव होगा कि कृषि विधियों द्वारा श्रम पूंजी, उन्नत एवं शुद्ध बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई, फसल सुरक्षा विधियों, उन्नत कृषि यंत्रों, अन्य न्यूनतम कृषि तकनीक का समुचित प्रयोग किया जाए। बहुफसली खेती। बहुफसली खेती से हमारा अभिप्राय प्रति इकाई समय में अधिकतम उपज प्राप्त करना है। यह एक वर्षीय फसल नियोजन है जिसके अनुसार एक खेत में 2 या 3 या 4 फसलें निश्चित क्रम में उगाई जाती हैं। अच्छा भैया आगे बढ़ते हैं। अब बहुफसली खेती की अन्य विधियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे रिले क्रॉपिंग, अविराम खेती। बहुफसली खेती को
और सघन बनाने का यह नया तरीका है। यह रिले दौड़ के समान होती है। इसमें तीव्रता पूर्वक क्रमवार भूमि को एक फसल द्वारा दूसरी फसल को स्थानांतरित कर दिया जाता है। होता क्या है कि मान लीजिए जैसे ये एक दौड़ने का ट्रैक है, ठीक है। तो यहाँ से कोई जो है दौड़ना स्टार्ट किया और उसका साथी यहाँ पे खड़ा होता है, फिर अगला यहाँ पे, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, ये फिर जो है ये, तो यहाँ से मसाल लेके चले, इसको पकड़ा है, ये जो है दौड़ता हुआ फिर तुरंत दौड़ते दौड़ते इसको ये पकड़ाएगा, ये फिर तुरंत दौड़ने लगेगा इसके साथ में और जो है आगे लेके चला जाएगा। फिर ये यहाँ पे खड़ा रहेगा, वो यहाँ पे लेके जाएगा, वो यहाँ लेके जाएगा, ये इसे जो है लेके जाएगा और फिर जो है यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसको जो है इसी तरह से रिले क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। रिले दौड़ यही होती है। फिर अविराम खेती का आशय एक वर्ष में क्रमानुसार 4 फसलें पैदा करना होता है, जैसे मक्का, आलू या तोरिया, गेहूं और मूंग। ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, यह भी बहुफसली खेती का ही रूप है। इसमें एक ही वर्ष में 3-4 फसलें ली जाती हैं और एक फसल के कटने से पहले दूसरी फसल को बो दी जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे ये होता है। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। दूसरा कलर एक ले लेते हैं। यहाँ पे जो है क्रॉप लगाई गई, यहाँ कटना है तो उससे कटने से पहले ही जो है यहाँ पे दूसरी फसल लगा दी गई। ऐसे जो है ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है क्या है, मक्का, आलू, प्याज, भिंडी, ठीक है। यहाँ पर एक ही खेत में अक्टूबर में कुफरी, चंद्रमुखी, आलू, उसी में मिट्टी चढ़ाने के बाद नालियों में प्याज, आलू खोदकर उसकी जगह पर भिंडी तथा बाद में खड़ी फसल में मक्का की बुआई करते हैं। फिर है इंटरक्रॉपिंग, मुख्य फसल के मध्य सहायक फसल का उगना सहफसली जो है उगाना सहफसली खेती कहते हैं। इसमें एक फसल मुख्य तथा दूसरी जो है गौड़ होती है। यह सहफसली खेती मिश्रित खेती का ही एक रूप है। समानांतर खेती में एक साथ 2 ऐसी फसलें ली जाती हैं जिनके विकास का ढंग अलग अलग तथा उनके बीच शून्य प्रतियोगिता की परिस्थिति होती है। इस प्रकार की खेती में उगाई गई फसलों जैसे गन्ना, कपास, अरहर के साथ उर्द, मक्का के साथ सोयाबीन तथा कपास के साथ उर्द, मूंग, सोयाबीन फसल लेकर खेतों को अधिक सघन बना सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर कंपेनियन क्रॉपिंग है सहचर खेती। सहचर खेती की सहफसली खेती का रूप है। इसमें एक फसल का दूसरी फसल की पैदावार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे गन्ना के साथ सरसों या गेहूं की फसल उगाना। मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, एक खेत में भिन्न भिन्न ऊंचाई की फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को बहुखंडी खेती कहते हैं। इसका उद्देश्य अधिक उत्पादन हेतु फसल उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाना है, ठीक है। जैसे केरल में प्रचलित नारियल प्लस कोकोआ प्लस हरा चारा की खेती। फिर सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, यह भी सहफसली खेती का तरीका है। सिनर्जेटिक खेती से तात्पर्य सहफसली खेती की उस स्थिति से है जिसमें मुख्य तथा गौड़ दोनों ही फसलों की पैदावार अलग अलग शुद्ध फसलों की पैदावार की तुलना में बढ़ जाती है, जैसे शरदकालीन गन्ना प्लस आलू की खेती। फिर बॉर्डर मेथड है, यह गेहूं, धान, जौ, जई आदि फसलों को बोने का नया तरीका है। इसमें फसल की 3 पंक्तियां बोने के बाद चौथी पंक्ति बॉर्डर बीज उर्वरक के लिए खाली छोड़ दी जाती है। इसमें हर पहली व तीसरी पंक्ति मृदा, वायु व जगह का दूना उपयोग करती है तथा उपज में पुरानी विधि के मुकाबले कोई कमी नहीं पाई गई है। आगे बढ़ते हैं।
बीज के बारे में देखते हैं। बीज का तात्पर्य दानों तथा उन अन्य प्रवाद्यों से है जिनका उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है। फसल उगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले आलू के कंद या गन्ने के तने बीज, ठीक है। परंतु खाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले आलू के कंद, गेहूँ, जौ, चना, मटर आदि के दाने बीज नहीं हैं। किसानों को जो है साधारणतया प्रमाणित बीज बोने के लिए दिया जाता है, ठीक है। उन्नत बीज की श्रेणियाँ। उन्नत बीजों के मुख्य रूप से 4 श्रेणियाँ होती हैं: ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। ब्रीडर सीड किसी भी किस्म का प्रजनक बीज उस किस्म को विकसित करने वाले प्रजनक या संस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसकी शुद्धता 100% होती है। स्वपरागित फसलों की किस्मों की शुद्धता बनाए रखने के लिए उनमें प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक कुछ वर्षों बाद समूह वरण संतत परीक्षण के साथ किया जाता है। इस प्रकार के समूह वरण से प्राप्त शुद्ध बीज को प्राथमिक बीज कहते हैं। प्राथमिक बीज संबंधित प्रजनक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह सभी प्रकार के बीजों का स्रोत है। प्रजनक बीज से आधार बीज का उत्पादन किया जाता है। फिर है फाउंडेशन सीड। यह प्रजनक बीज के गुणन से प्राप्त होता है। इसका उत्पादन राष्ट्रीय बीज निगम के निरीक्षण में कृषि विश्वविद्यालय, सरकारी फार्मों तथा प्रगतिशील किसानों के खेतों पर किया जाता है। इसकी आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। फिर पंजीकृत बीज आधार बीज से प्राप्त किया जाता है। यह भी 100% पूर्ण शुद्ध होता है। भारत में बीज की इस श्रेणी का उत्पादन नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सर्टिफाइड सीड। प्रमाणित बीज का उत्पादन आधार, पंजीकृत या प्रमाणित बीज के गुणन द्वारा होता है। इसका उत्पादन प्रादेशिक बीज निगम के निरीक्षण में प्रगतिशील किसानों के खेतों पर होता है। इसकी गुणवत्ता का प्रमाणीकरण प्रादेशिक बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे प्रमाणित बीज कहते हैं। बीज की यही श्रेणी किसानों को फसल उगाने के लिए उपलब्ध होती है। भारत वर्ष में सामान्यतः प्रमाणित बीज सीधे आधार बीज के गुणन से प्राप्त होता है। फाउंडेशन सीड जो है इसका टैग कलर क्या होता है? वाइट, ठीक है। रजिस्टर्ड का क्या होता है? पर्पल। सर्टिफाइड का क्या होता है? ब्लू, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे पैडी, मतलब कि धान। बॉटैनिकल नेम है इसका ओराइजा सटाइवा। फैमिली है पोएसी। इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। धान भारत की खाद्यान्न फसलों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके चावल में स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका कपड़ा उद्योग में अधिक प्रयोग होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 77 to 79% होता है। धान के पुआल का उपयोग कांच व अन्य टूटने वाले सामान की पैकिंग करने में होता है। भारत में वैदिक काल से ही विभिन्न धार्मिक उत्सवों, पर्वों व कार्यों में चावल का प्रयोग होता आया है। धान की उत्पत्ति के स्थान के बारे में भिन्न भिन्न मत हैं। कोई चीन, कोई भारत, कोई दक्षिण पूर्वी एशिया इसको मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जलवायु। धान की फसल के लिए उष्ण तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। धान की फसल 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है।
फसल की अच्छी बढ़वार के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और पकने के लिए भी इतने ही तापमान की आवश्यकता होती है। सॉयल, धान की खेती के लिए अच्छी उर्वरता वाली समतल, अच्छे जल धारण क्षमता वाली मटियार, चिकनी मटियार, दोमट मृदाएं उपयुक्त रहती हैं। काली मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है और ये जो है कपास के लिए भी उतनी ही उपयुक्त होती है। फील्ड प्रिपरेशन, धान की फसल के लिए खेत की तैयारी प्रायः 2 प्रकार से की जाती है, खेत में सीधी बुआई और रोपाई द्वारा। सीधी बुआई, धान की फसल के लिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर या देसी हल से किया जाता है। बुआई से 15 दिन पूर्व सिंचाई कर दिया जाता है ताकि जो है सिंचाई के 5 से 7 दिन बाद खरपतवार उग जाएं, तब 2-3 बार हैरो चलाकर जो है पाटा लगाकर भूमि समतल कर लेते हैं। रोपाई द्वारा, इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पानी की पर्याप्त मात्रा होती है और सिंचाई की समुचित व्यवस्था होती है। खेत में 20 से 25 टन गली सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बिखेर कर अच्छी तरह जुताई कर भूमि में मिला दिया जाता है। सीड रेट, धान की फसल के लिए बीज दर बुआई की विधि पर निर्भर करती है। सीधे खेत में बुआई करने पर 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। रोपाई विधि से बुआई के लिए 40 से 50 किलोग्राम की ज़रूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर। ठीक है। सीड ट्रीटमेंट, थोथे बीजों को निकालने के लिए, थोथा बीज मतलब जो है जो खोखले होते हैं अंदर से, निकालने के लिए बीजों को 2% नमक के घोल में डालकर अच्छे प्रकार जो है इसको हिला दिया जाता है। ऊपर तैरते हल्के बीजों को निकाल दिया जाता है और पैंदे पर बैठे बीजों को साफ पानी से धोकर सुखाया जाता है। धान में जीवाणु अंगमारी से बचाव हेतु 25 ग्राम घुलनशील पादप फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम तथा 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 45 लीटर पानी में घोलकर बीजों को 12 घंटे तक भिगोकर रखा जाता है तथा अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए पौधों की बढ़वार तेज करने हेतु 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में 30 से 35 किलोग्राम बीज को 12 घंटे तक भिगोकर जो है इसका जो है बीजोपचार किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुआई का समय, धान की बुआई या रोपाई मानसून की वर्षा शुरू होते ही कर देनी चाहिए। बुआई या रोपाई 15 जुलाई तक के की जा सकती है। बुआई की विधियां, मेथड ऑफ सोइंग, धान की बुआई मुख्यतः 2 प्रकार से की जाती है, खेत में सीधी बुआई विधियां और फिर रोपाई विधि द्वारा। सीधी बुआई, धान की सीधी बुआई खेत में 2 प्रकार से की जाती है, पंक्तियों में बुआई करके और छिटकवा विधि द्वारा। पंक्तियों में बुआई करके देसी हल या सीड ड्रिल द्वारा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में करनी चाहिए। लेह युक्त खेत में सीधी बुआई। लेह मृदा मतलब पडल्ड सॉयल जो में 100 किलोग्राम अंकुरित बीजों को सीधे छिटक कर खेत में बोया जाता है। लेह रहित नीची मृदाओं में सीधी बुआई, इस विधि में शुष्क बीजों को छिटक कर या कतारों में 20 सेंटीमीटर दूरी पर बोया जाता है। आगे देखते हैं। रोपाई विधि द्वारा, इस विधि में लेह युक्त मृदा में नर्सरी में पौध तैयार करके रोपाई की जाती है। रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। एक स्थान पर 2 या 3 पौधे रोपने चाहिए। ऑटोमेटिक पैडी प्लांटर से रोपाई करना अच्छा रहता है। नर्सरी तैयार करने की विधियां, नर्सरी तैयार करने के लिए सामान्यतः 3 विधियां काम में ली जाती हैं, गीली क्यारी विधि, शुष्क क्यारी विधि और डैपोग विधि।
गीली क्यारी विधि, इस विधि में खेत में पानी भरकर पडलर की सहायता से 2 से 3 जुताई की जाती है जिससे मृदा लेह युक्त हो जाए। 1-2 दिन बाद नर्सरी क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांटकर क्यारियाँ बनाई जाती हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की धान की बुआई के लिए 8 गुणे 1.25 मीटर आकार के 50 क्यारियों की आवश्यकता होती है। उर्वरक प्रबंध के लिए 250 ग्राम यूरिया तथा 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से देना चाहिए। इस विधि में अंकुरित बीज बोए जाते हैं जिसके लिए बीजों को साफ पानी में 24 घंटे तक भिगोते हैं। 24 घंटे बाद बीजों को निकाल कर फर्श पर एकत्रित कर बोरी या कपड़े से ढक देते हैं ताकि बीज गर्मी पाकर जल्दी अंकुरित हो जाएं। अंकुरित बीजों को लेह किए गए खेत की मिट्टी के ऊपर समान रूप से छिटक कर बोना चाहिए। 20-30 दिन पश्चात पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस विधि में बीज की मात्रा पतली मोटी किस्म के आधार पर 750 ग्राम से 1 किलोग्राम तक प्रति क्यारी रखी जाती है। अगला है शुष्क क्यारी विधि। इसमें 2 से 3 जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाता है और जो है क्यारियाँ गीली क्यारी विधि के आकार की बनाई जाती हैं। क्यारियों का ऊंचाई ज़मीन से ऊपर रखनी चाहिए ताकि अनावश्यक पानी बहकर नालियों से बाहर ना निकले। क्यारियाँ बनाने के बाद बीज को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बोना चाहिए। बरसात न होने के दौरान 1-2 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। पौधे 25 से 30 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे देखते हैं डेपोक विधि। यह विधि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मतलब IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस द्वारा अनुमोदित की गई है। इस विधि में 1 हेक्टेयर के लिए पौधे तैयार करने हेतु 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अंकुरित बीजों की लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत को पॉलीथीन की चादर, केले के पत्तों, जूट के बोरों अथवा सीमेंट के फर्श पर बिछाकर उसमें प्रतिदिन पानी देते रहते हैं। ठीक है, इस विधि से 11 से 13 दिनों में पौधे तैयार हो जाते हैं। पौधों के तैयार होने के लिए किसी भी उर्वरक या खाद की आवश्यकता नहीं होती है। पौधे तैयार होने के बाद छोटे छोटे पौधों को सावधानीपूर्वक अलग कर लिया जाता है। नर्सरी में पौध संरक्षण, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक। धान की अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 30 से 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं धान की रोपाई के 7 से 10 दिन बाद खेत में बीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है। जस्ते की कमी से फसल में खैरा नामक रोग हो जाता है। जस्ते की पूर्ति के लिए 0.5% जिंक सल्फेट के घोल का छिड़काव करना चाहिए। अच्छी उपज के लिए रोपाई से 3-4 सप्ताह पूर्व 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी करते समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। ये जो खैरा रोग है भैया, ये एग्रीकल्चर का मतलब फेवरेट क्वेश्चन है। कोई एग्ज़ाम हो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो इसको तो मतलब एग्रीकल्चर वाले जब एडमिशन लेते हैं इंटर फर्स्ट ईयर में, या तो जो इंटर फर्स्ट ईयर में एग्रीकल्चर नहीं किए रहते हैं वो ग्रेजुएशन में, तो उनको जो है ये क्वेश्चन पता होता है। ठीक है, लेकिन जो है आयोग का भी ये क्वेश्चन एकदम मतलब फेवरेट क्वेश्चन है। इरिगेशन। कुल जल आवश्यकता का करीब 40% पौधे के स्थापित होने से कल्ले फूटने की क्रिया समाप्त हो जाती है। समाप्त होने तक 50% बाली निकलने से लेकर दानों में दूध भरने की क्रिया समाप्त होने तक तथा 10% फसल के पककर तैयार होने में लगता है। फसल पकने से 2 सप्ताह पहले खेत में भरे हुए पानी को
निकाल देना चाहिए। आगे देखते हैं इंटरक्रॉपिंग। घास कुल के खरपतवारों की रोकथाम के लिए बुआई या रुपाई के 2-3 दिन के अंदर प्रेटिलाक्लोर 1250 ml का प्रति हेक्टेयर बिसपायरिक्वेट सोडियम 80 ml या फिनॉक्सी प्रोपीइथाइल 500 मिलीलीटर 25 से 30 दिन के अंदर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए बुआई या रुपाई के 2 से 3 दिन के अंदर पायरोजोसल्फ्यूरान 200 ग्राम या 20 से 25 दिन के अंदर क्लोरीम्यूरान इथाइल मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 20 ग्राम या 2,4-D 1000 ml 25 से 35 दिन के अंदर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। फिर प्लांट प्रोटेक्शन कीटों की रोकथाम। धान में तना छेदक व फुदका के नियंत्रण हेतु कार्बोफ्यूरान 3% कड़ 20 किलोग्राम या फोरेट 10% कड़ 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। गंधी बग एवं थ्रिप्स के लिए एंडोसल्फान 35 EC 500 ml को 600 लीटर पानी में मिलाकर रोपाई के 30 से 35 दिन बाद 2 से 3 सप्ताह के अंतर पर आवश्यकता अनुसार 2-3 बार जो है छिड़काव इसका करना चाहिए। बीमारियों की रोकथाम। जीवाणु अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए 25 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर दवा का छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार करना चाहिए। ब्लास्ट एवं पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप होते ही 1 से 1.25 किलोग्राम मैंकोजेब या 500 ml कार्टेजिन का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसका छिड़काव 15 दिन बाद करें। कटाई एवं मड़ाई हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। जब दाने सख्त हो जाएं तो धान की कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई ठीक प्रकार से करने के लिए खेत में 10-15 दिन पूर्व जो है पानी बाहर निकाल देना चाहिए। फसल की मड़ाई डंडों की सहायता से या शक्ति चालित मड़ाई यंत्र से करते हैं। धान के दानों को 14% नमी रहने तक सुखाना चाहिए। धान की कुटाई करने पर चावल व छिलके का अनुपात 2:1 जो है मिलता है। यील्ड। उन्नत किस्मों से 35 से 45 कुंटल धान असिंचित क्षेत्र में तथा 50 से 60 कुंटल उपज सिंचित क्षेत्र से प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। सामान्यतः उपज 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कुछ वैरायटीज़ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। पद्मा, बाला, रत्ना, विजया, जयंती, शक्ति, सुप्रिया, अनामिका, पल्लवी, उदया, लूनीश्री, सियार धान 501, 701, 601, फिर 500, 300, 201, 407, 505। तो चलिए अब ये जो है क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबी क्लास हो गई आज की, और जो है फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कोशिश करेंगे कि 2 क्रॉप को कवर कर लें, क्योंकि आज जो है बेसिक टर्म भी देखना था। इसमें जो है एग्रोनॉमी पूरा जो है शुरुआत से देखनी थी, इसलिए जो है इसमें एक ही क्रॉप आज कवर कर पाए हैं हम। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि 2 क्रॉप कम से कम जो है हो जाएं, और 10 से 15 दिन में जो है सारी क्रॉप का डिटेल जो है हम लोग कर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।